कि फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ के हिसाब से मटीरियल अनचेंज्ड, अनचेंज मतलब मटीरियल अगर सेम रहे तो, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, फ्रीक्वेंसी वो भी अनचेंज्ड। मटीरियल और फ्रीक्वेंसी अगर दोनों के दोनों इसको हम चेंज ना करें तो above the threshold frequency the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light। तो जो photoelectric current है, photoelectric current is directly proportional to the intensity, ठीक है। द सैचुरेशन करंट, जो सैचुरेशन करंट होता है IS बोल देते हैं उसको, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो या सैचुरेशन करंट हो, दोनों ही आपके इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो पहला लॉ ये है, उसमें कंडीशन ये है, जब हम ओम्स लॉ किया करते थे तो ओम्स लॉ में कंडीशन ये होती थी, कीपिंग द टेम्परेचर एंड अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि जो करंट है, तो अगर मैं यहाँ पर IP बोल रहा हूँ, IP मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और IS का मतलब क्या है, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट का मतलब ये है कि अब आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो लेकिन सैचुरेशन करंट बढ़ नहीं रहा है, तो सैचुरेशन करंट वहीं पर आकर फिक्स हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सैचुरेशन करंट है ना, ये सैचुरेशन करंट भी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी तो सैचुरेशन करंट भी बढ़ जाएगा। सैचुरेशन करंट पोटेंशियल बढ़ाने से तो नहीं बढ़ता भाई, पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो हमने देखा था ना कि इस तरीके का था, ऐसे ग्राफ था, ठीक है। दूसरा हमने यहाँ से स्टार्ट करा तो भी आपका इसी सैचुरेशन लेवल पर, यहाँ से स्टार्ट करा तो भी इसी सैचुरेशन लेवल पर। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल लिया था और वाई एक्सिस पर करंट ले लिया था। तो हमने ये कहा कि एक लेवल ऐसा आता है कि आप पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो जो फिक्स वैल्यू आ जाती है करंट की, उसको बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो सैचुरेशन करंट पोटेंशियल से तो कोई उसका असर होता नहीं, लेकिन अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो वही जो सैचुरेशन करंट है ये भी बढ़ जाएगा। तो पहला लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ये है कि चाहे फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो चाहे सैचुरेशन करंट हो, दोनों के दोनों इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस, ठीक। दूसरा लॉ, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के लिए हम पहले तो बचपन में तो टर्म यूज़ करा करते थे एफ, लेकिन जब से 11th क्लास में आए हैं तब से न्यू यूज़ करना शुरू करा है कि ये छोटा वाला वी बनाकर इसको थोड़ा सा इधर घुमा देते हैं। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे बोल देते हैं न्यू, और नीचे जीरो लिख देते हैं, न्यू नॉट बोल देते हैं इसको। तो फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटीरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच no photoelectrons are emitted howsoever high the intensity of incident radiation. This frequency is called threshold frequency. तो इसका मतलब क्या है, हमने शुरुआती जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की देखी थी वो ये देखी थी कि इफ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल, ठीक है। सुटेबल फ्रीक्वेंसी का मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर मैं किसी मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करवाता हूँ तो उस मेटल में से टूट टूट कर इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोल देते हैं। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये है कि वो जो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसको हम जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, कि उससे नीचे की अगर लाइट होगी तो भाई फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स नहीं टूटेंगे। तो इन्होंने यही बोला है कि उस फ्रीक्वेंसी को हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो परेशान हो जाओगे इन चैप्टरों में। इसमें आप समझ समझ कर करिएगा। तो पहला वाला पॉइंट किसके लिए था, पहला वाला पॉइंट था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो दो चीज़ें फिक्स करते हुए मटेरियल को अनचेंज रखो और जो आपका फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखिए, मतलब फिक्स रख दीजिए, मटेरियल चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर ये दोनों चीज़ें हमने फिक्स कर दी तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम बढ़ाते जाएंगे तो हमारा सैचुरेशन करंट जो है, जो कि बढ़ता नहीं है, सैचुरेशन मतलब फिक्स वैल्यू, वो भी बढ़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से वो भी बढ़ेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, इंसिडेंट रेडिएशन जनरली यहाँ पर सोलर लाइट, सनलाइट, उसी को लिया जाता है, ठीक।
अच्छा, दूसरा लॉ क्या है कि जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे किसी भी तरीके का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ना हो उस फ्रीक्वेंसी को मैं न्यू नॉट बोल दूंगा, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये बोल देते हैं। दूसरा लॉ। तीसरा लॉ देखिए, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब हमने क्या करा कि हमारी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 2 हर्ट्ज थी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हुआ, 3 हर्ट्ज थी नहीं हुआ, 4 हर्ट्ज थी नहीं हुआ, 5 हर्ट्ज थी नहीं हुआ, 5.1 पर हो गया। मैंने कहा भाई यहीं रुक जाओ, 5.1 जो है ना यही मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और फिर हमने कहा कि और वेरीफाई करते हैं, तो 5.1 से ज़रा सा कम करके देखा, ठीक है, 5.1 से ज़रा सा मामूली से कम करके देखा, तो हमने कहा कि 5.1 से ज़रा सा कम करने पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो रहा, लेकिन 5.1 आते ही होना शुरू, तो वो हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई। अब अगर उससे ऊपर की तरफ हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, तो तीसरे लॉ में वही है, देखिए, अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to the frequency of incident radiation but is independent of its intensity। सुनिए, above the threshold frequency, तो थर्ड है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट, अगली लाइन में घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या बोला है इन्होंने, द स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को हमने वी नॉट बोल दिया था और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को क्या बोला था, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ये बोला था। आप आ जाइए, मैं पेज नंबर 7 पर हूँ ना, आप ये है पेज नंबर 5 पर। तो पेज नंबर 5 पर हमने ये कहा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये है कि इस पोटेंशियल पर आकर आपका करंट जीरो हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हमने जब पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करा, जब पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करा, ये इधर हमने जो दिखाया था, ये इधर हमारा वी था, तो हमने जब पोटेंशियल बढ़ाना शुरू करा तो बढ़ाते गए करंट बढ़ता गया, वाई एक्सिस पर करंट। अच्छा, उसको घटाते गए तो जिस वैल्यू पर ये आकर खत्म हो रहा है, स्टॉपिंग मतलब जिस वैल्यू पर ये पोटेंशियल खत्म हो रहा है, पोटेंशियल जो है पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माना कि पोटेंशियल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू जीरो हो गई? नहीं ना, पोटेंशियल की वैल्यू जीरो तो यहाँ आकर होगी, एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं पोटेंशियल को, ठीक। लेकिन हाँ भाई वाई एक्सिस पर अब आप नहीं हो, अब आप एक्स एक्सिस पर आकर गिर गए हो, तो एक्स एक्सिस पर गिर गए हो तो वाई की वैल्यू जीरो, यानी कि करंट जीरो हो गया। तो जिस पोटेंशियल पर करंट जीरो हो जाए उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमने ये कहा कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी किसकी? जो रेडिएशन आ रही है, रेडिएशन की काइनेटिक एनर्जी, और कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, रेडिएशन, ठीक है। अच्छा, तो अब वापस आ जाइए, जो आपका थर्ड पॉइंट था, above the threshold frequency the stopping potential or equivalently the maximum kinetic energy of photoelectrons, clear, is directly proportional to the frequency of incident radiation, is directly proportional to the frequency of incident radiation। यानी कि थर्ड पॉइंट ये कहता है कि V नॉट is directly proportional to nu, ठीक है, और K max is directly proportional to nu, ठीक है। ये मतलब शॉर्ट हैंड में लिख रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लो आप, इसको आप नोट कर लीजिए, तो आपको ये पूरा का पूरा रखना नहीं पड़ेगा। ये जो 3 पॉइंट्स हैं ना, देखने में डरावने से लग रहे हैं, और जब हम इसको 2 या 4 या 5 दिन बाद लेकर बैठेंगे तो हमको ये लगेगा कि अरे यार ये तो सारा इतना सारा लर्न करना है, और सर में दर्द शुरू हो जाएगा तभी। लेकिन ये पॉइंट्स आप लिख लोगे तो आपको बहुत आसानी से ये 5 मिनट में याद हो जाएगा। आप ये देखिए, ये 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को मैं फिर हाथ के हाथ रिवाइज करूँ कि अगर मटेरियल सेम है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इतना इंग्लिश आप जानते हैं कि आप इसको बनाकर लिख देंगे, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड में क्या है, ये न्यू नॉट लिख दिया मैंने, सेकंड में न्यू नॉट लिख दिया, तो इससे मुझे ये समझ में आ गया न्यू नॉट, अच्छा न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, नॉट मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात है। तो मैं खुद को ही समझाऊंगा इस चीज़ को कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है कि जिस फ्रीक्वेंसी से नीचे किसी भी तरीके का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता। तो इसका मतलब उसको क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस ये लिख दीजिए। दूसरा लॉ हो गया। फिर जो तीसरा लॉ है, तीसरा लॉ ये कहता है कि अच्छा आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैं ऊपर पहुंच गया, यानी कि अब मैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ऊपर जा रहा हूँ, तो क्या होता है कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इंसिडेंट रेडिएशन की, वो भी आपका फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा, इस थर्ड पॉइंट में और इस सेकंड पॉइंट में भी दोनों में ये दे रखा है कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का ना तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क पड़ता और ना यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का ना स्टॉपिंग पोटेंशियल पर ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर फर्क पड़ता। तो इंटेंसिटी वाला पहला ही पॉइंट था। दूसरे में इंटेंसिटी से इस पर भी फर्क नहीं पड़ता और इस पर भी नहीं पड़ता। आप दोबारा देख लो, सेकंड पॉइंट में जो थर्ड लास्ट लाइन है उसमें लिखा है हाउएवर हाई इज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। कितनी भी हाई हो इंटेंसिटी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। ऐसे ही थर्ड में देख लीजिए, इन्होंने बोला लास्ट लाइन थर्ड पॉइंट, थर्ड लॉ की लास्ट लाइन है बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी, यानी कि इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं। तीनों पॉइंट क्लियर है? ठीक है, हाँ जी। अब फोर्थ पॉइंट पर आ जाइए। फोर्थ पॉइंट पर वो बोल रहे हैं द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। द टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंट ऑफ लाइट रेडिएशन and the emission of photoelectrons is very small, even less than 10 की पावर -9 सेकेंड। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट में अपना जो आप साथ में नोट कर रहे हैं उसमें लिखना इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, और ब्रैकेट में लिखना टाइम इज लेस देन 10 की पावर -9 सेकेंड, बल्कि टाइम लैग लिखना। टाइम लैग, टाइम लैग क्या होता है? टाइम लैग ये है कि जैसे हम जानते हैं ना, जैसे हम मान लीजिए हम बैठे हुए हैं एक रूम में, अब वो जब छोटे थे तो एक ब्रूस ली की कहानी पढ़ी थी कि ब्रूस ली में इतनी फुर्ती थी, वो चलती थी ना उल्टी सीधी कहानियाँ फालतू की, कि इतनी फुर्ती थी कि इधर स्विच ऑन करता था, बल्ब जलने से पहले कूद कर अपने बेड पर बैठ जाता था, इतनी फुर्ती थी उसके अंदर। तो वो फालतू की कहानियाँ हैं, ठीक, वो बना दी जाती हैं। अभी जब मैं छोटा था तो प्रभुदेवा का एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, तो सब जगह न्यूज़पेपर्स में आने लगा प्रभुदेवा की बॉडी में ना हड्डियाँ नहीं है, ये आने लगा, इसीलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो वो वाली कहानी टाइम लैग, भाई टाइम लैग थोड़ा बहुत हर जगह होता है, थोड़ा बहुत हर जगह होता है, लेकिन ये देखो ना कि कितना कम टाइम लैग है, 10 की पावर -9 सेकेंड। 10 की पावर -9 सेकेंड का मतलब क्या है? 1/1 के आगे लगा दो 9 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना सेकेंड, इतना भी टाइम नहीं लगता। इधर लाइट इंसिडेंट हुई, इधर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो गए, तो इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, बस यही आपको बताना है कि वहाँ टाइम लैग बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि 10 की पावर -9 सेकेंड से कम का होता है। तो आप ये देखिए कि ये चारों के चारों पॉइंट्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लर्न यहीं के यहीं हो गए। पहला वाला क्या है कि अगर मैं मटेरियल को अनचेंज रखूँ, फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखूँ, तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट या हमारा सैचुरेशन करंट दोनों ही इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। दूसरा पॉइंट, जिस फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ना हो, उस मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए कि अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर हम ऊपर चलते हैं तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और चौथा जो लॉ है, चौथा लॉ ये है कि ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का मतलब ये है कि इधर लाइट स्ट्राइक करी तो 10 की पावर -9 सेकंड से भी कम टाइम लगता है और एकदम से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए जी। सर वो थर्ड वाले को बताना। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में हमने कहा कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया कि ये एक सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी रखेंगे तभी फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, इतनी फ्रीक्वेंसी पर तो एमिट हो गए, अगर मैं उससे बढ़ाना शुरू करूँ फ्रीक्वेंसी तो और ज़्यादा एमिट होंगे। हमने कहा हाँ होंगे। तो उस वो जो तीसरा लॉ है, वो तीसरा लॉ ये कहता है कि अगर आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी करनी शुरू करी तो क्या देखने को मिलता है कि जितनी ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जिस पर हमारा करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, अच्छा, और जितनी आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे वो बड़ी तेज़ी से भागते जाएंगे, मतलब उनकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो वही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और चौथा ये है कि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आज वो भी देखा होगा व्हाट्सएप पर एक वीडियो आ रहा है, वो एक लड़का खड़ा हुआ है रेलवे प्लेटफॉर्म के बराबर में, ईयरफोन लगाकर कुछ सुन रहा है, नहीं देखा? नहीं।
अरे बड़ा वायरल हो रहा क्या? है, उसमें भी रेडिएशंस का ही कुछ पंगा बताया गया। वो क्या सच है और क्या गलत है वो तो पता नहीं, लेकिन वीडियो सच्चा लग रहा है। उसमें ये है कि आजकल वो ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स आ रहे हैं, वो एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा सा इधर लग जाता है और एक छोटा सा टुकड़ा इधर लग जाता है। अब उसमें क्या करते हैं ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन से उसको कनेक्ट करके और इंटरनेट चालू करके और अपना कुछ भी सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हैं। तो आजकल तो कोई स्टोर भी नहीं करता सॉन्ग्स को, सब ऑनलाइन ही सुनते हैं। तो अब ये आ रहा है, अब वो सच है झूठ ये तो पता नहीं, वीडियो सच्ची लग रही है, लेकिन उस पर इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि वो लड़का खड़ा हुआ है, स्टूडेंट ही है, और उसके सामने एक लड़का और खड़ा हुआ है। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं ना इसकी ट्रेन की, तो वो ट्रेन के प्लेटफॉर्म के बराबर में खड़ा हुआ है। तो वहाँ से जैसे ही ट्रेन आई तो उसकी जो वेव्स हैं वो वेव्स आती हुई एक्चुअली दिखाई दी हैं, मैं फॉरवर्ड करूँगा देख लेना, वो आती हुई एक्चुअली दिखाई दी और उसके कान पर ऐसे स्ट्राइक करा और उसके यहाँ पर भी लाइट सी कुछ एकदम से वो हुई और वो एकदम से ऐसे गिर गया और वहीं डेड ख़त्म। तो वो दिखाया उसमें। तो उसमें ये था कि कभी भी कहीं पर भी अगर रेलवे प्लेटफॉर्म के बराबर में आप हैं, क्योंकि वहाँ के जो वायर हैं वो बहुत हाई टेंशन वायर्स होते हैं, तो रेलवे प्लेटफॉर्म के बराबर में अगर हैं तो वो मत लगाएं जो ईयरफोन्स होते हैं, वो वायरलेस वाले ईयरफोन, और साथ में इंटरनेट तो बिल्कुल ऑन ना करें। तो ये था। तो वो रेडिएशंस वाला ही एक एग्जांपल है, वो इस वजह से मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा कि वो रेडिएशंस दिखाई दी थी उसमें, एकदम से स्पार्क दिखाई दिया था। खैर चलिए, उसके बाद देखिएगा ये ग्राफ तो लास्ट क्लास में बताया था ना कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो इधर वाई एक्सेस पर करंट है तो वो करंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे हम पोटेंशियल को कम करते जाएंगे तो करंट इस तरीके से कम होगा। मतलब जैसे हमने ओम्स लॉ देखा था, तो ओम्स लॉ में हम ये कहते हैं कि V और I के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होती है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब वो इस तरह से बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा कि ये इस तरीके से बढ़ेगा और ऐसे ही कर्व शेप लेते हुए ये नीचे आएगा। सर पोटेंशियल को नेगेटिव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। पोटेंशियल को नेगेटिव करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट है सर, जैसे अभी आप एक चीज़ बता रहे थे, हाँ। मैंने कहा मेट्रो में तो सब यूज़ करते हैं, मेट्रो और रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिसिटी में क्या अब पता नहीं क्या है, मैंने तो देखा आज, अब वो बहुत वायरल हो रहा है, आज ही आया सुबह सुबह वीडियो, तो देखकर थोड़ा मन परेशान हुआ, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। और आप एक चीज़ जानते होंगे कि जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उस पर भी लिखा रहता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करें, फिर भी लोग करते ही हैं। आपको हेलमेट के अंदर ही लगाए रहते हैं उसको। नहीं, लेकिन हाँ, जब जब होना होगा हो जाएगा, बस यही है। नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट अब उन्होंने मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये की रिपोर्ट आ चुकी है, अब आप खुद से जो वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट होती है। हाँ, पेमेंट होती है, सही बात है। पहले लिखा रहता था, वैसे लिखा तो अभी भी गवर्नमेंट है। तो खुद कहती है वहाँ पे पेटीएम चलता है। हाँ, सही बात है। चलिए जी, अगला देखिए आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द मेन पॉइंट्स ऑफ द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब भैया देखिए 4 लॉज तो ये हो गए। उसके बाद आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन ने बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हमारी थ्योरी क्या कहती है। तो आइंस्टीन की थ्योरी क्या कहती है, पहली चीज़, अब आइंस्टीन की थ्योरी क्या है कि जैसे ये लॉज हैं, तो वो आइंस्टीन ने क्या करना चाहा कि कहीं ना कहीं ये जो लॉज है ना, इन लॉज को ही एक्सप्लेन करना चाहा है कि ये ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो पहला देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ 2 पार्टिकल्स, वन अ फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द अदर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोटो सेंसिटिव मैटर। अब सुनिएगा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे याद करेंगे आप अपनी नोटबुक में पहले पॉइंट पर बस ये लिखेंगे फोटोन, ठीक है। तो ये अब हम आइंस्टीन थ्योरी देख रहे हैं, आइंस्टीन थ्योरी। तो इसमें पहले पॉइंट पर आप लिखेंगे फोटोन, ठीक। फोटोन लिखोगे तो ये एक ना, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हो गए, तो कीवर्ड से आपको वो चीज़ ना आप खुद को समझाओगे तब जाकर ये चीज़ें लर्न होती जाएंगी। तो फोटोन तो एकदम से दिमाग में ही आता है कि जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फोटोन का मतलब क्या है, तो लाइट की वजह से जो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है उसी को हम फोटोन बोलते हैं। तो आइंस्टीन ने ये कहा कि कभी भी जब भी कभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने तो ये समझ लिया कि एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करी मेटल सरफेस पर, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो उसने ये बोला कि वो जो लाइट पड़ रही है ना, वो लाइट
जिस पार्टिकल लाइट जो है, लाइट के दो तरीके के नेचर होते हैं, एक वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर। तो आइंस्टीन ने ये समझाया कि लाइट जो है वो भी छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, और वो जो छोटा पार्टिकल है उसको फोटोन बोलते हैं। तो वो फोटोन आता है, वो एक फोटो सेंसिटिव मेटल पर स्ट्राइक करता है। फोटो सेंसिटिव मेटल का मतलब क्या है? एक ऐसा मेटल जो कि लाइट से प्रभावित होता है, समझ रहे हैं ना, कि लाइट से उस पर असर पड़ता है, तो फोटो सेंसिटिव है वो, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि फोटो सेंसिटिव मेटल पर जो पार्टिकल स्ट्राइक करता है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन, ऐसा आइंस्टीन ने बताया, ठीक है। और उनके टकराने की वजह से ही फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शुरुआत हुई उसकी, ठीक है। तो पहला पॉइंट इज अबाउट फोटोन, ठीक। अब दूसरे पर आ जाइए। दूसरा पॉइंट है द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड विद इन द मेटल ड्यू टू रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस ऑन द सरफेस। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम ये जानते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर फ्री टू मूव। तो फ्री टू मूव का मतलब ये थोड़ी है कि मतलब वो कूद कूद कर बाहर निकलने लगेंगे मटेरियल में से, ऐसा तो नहीं होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि अपना जो एरिया है उसमें फ्रीली घूम रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स बंद हैं कि अंदर बंद रहेंगे, नहीं, अंदर फ्रीली घूम रहे हैं। तो वो सरफेस पर क्यों रहेंगे? रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस की वजह से। रीस्ट्रेनिंग फोर्स मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल के अंदर एक रीस्ट्रेनिंग फोर्स है जो वो उसके इलेक्ट्रॉन्स को अंदर होल्ड करके रखेगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड में आप लिख लीजिए वर्क फंक्शन, कि इसमें हम वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं। वर्क फंक्शन को बोलते हैं W0, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने ये कहा कि कहानी की तरह खुद समझेंगे, फिर जो है अपने आप को ही समझाएंगे, तो आसानी से चीज़ याद हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये कि आइंस्टीन ने बोला कि जो भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। एक पार्टिकल क्या है? फोटोन, और दूसरा पार्टिकल है उसका इलेक्ट्रॉन। फोटोन इलेक्ट्रॉन को टकराकर बाहर निकाल देता है, ठीक है। अच्छा, और किस पर टकराता है? फोटो सेंसिटिव मेटल पर। सेकंड है, तो अगर अच्छा जो ये थ्योरेटिकल पोर्शन है ना, इसमें थ्योरी का थोड़ा बहुत पॉइंट आपका आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, जैसे यहाँ पर वर्क फंक्शन आप लिखेंगे उसको अंडरलाइन कर देना, जैसे यहाँ फोटोन की बात करेंगे उसको अंडरलाइन कर देना, फोटो सेंसिटिव मेटल उसको अंडरलाइन कर देना। तो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर देना। वहाँ पर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, किसी टीचर पर इतना टाइम नहीं है कि पूरी कहानी बैठ कर पढ़े वहाँ पर, ठीक। तो फिर दूसरा आता है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या कहता है कि कोई भी जो मेटल सरफेस है उस पर रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस काम करती हैं। तो रीस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या करती हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलने से रोकती हैं, रोके रखती हैं, ठीक है। अच्छा, तो फिर बाहर से कुछ एनर्जी दें, हम ऐसी एनर्जी दें कि उसको तोड़कर फिर भी निकाल लें, ठीक है, क्योंकि मेटल सरफेस तो उसको रोक रहा है। तो हम ये कहेंगे वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है टू गेट दम फोटो इलेक्ट्रॉन्स, उनको वापस मतलब उनको बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। उसी को वर्क फंक्शन बोल देते हैं, W0, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, वर्क और एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होती है, जूल होती है, ठीक है ना। तो वर्क फंक्शन कहते हैं उसको, मिनिमम एनर्जी को। अब तीसरे पर आइए, आइंस्टीन ने तीसरा क्या दिया अपनी थ्योरी में पॉइंट, तो ये था ईच प्रोटॉन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी h nu of the incident photon is used up in two parts. चलिए, तो एक पार्ट है अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये ना मैंने गलत लिख दिया, ये ईच प्रोटॉन नहीं है, ईच फोटोन है ना। वो मैंने गलती से प्रोटॉन लिख दिया क्योंकि प्रोटॉन तो अंदर बंद है न्यूक्लियस के। तो ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब एक फोटोन अगर टकराएगा ना तो वही एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। द एनर्जी h nu ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, भाई ये ना एक आइंस्टीन ने लॉ दिया था, मैं भी लिखाऊंगा इसको, E इज इक्वल टू h nu। E इज इक्वल टू h nu, तो ये शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। H प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है और एक एनर्जी होती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक का था शायद ये पोर्शन, मुझे एग्जैक्टली नहीं, फिजिकल का है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, पर कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब इसमें उन्होंने बोला कि ईच फोटोन इंटरेक्ट्स विद वन इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी h nu ऑफ द इंसिडेंट फोटोन इज यूज्ड अप इन टू पार्ट्स। तो जो इंसिडेंट फोटोन है, जो फोटोन उस पर स्ट्राइक कर रहा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो दो तरह से यूज़ करी जाती है। इट इज़ यूज्ड अप इन टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, अ पार्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस,
विच इज़ इक्वल टू द वर्क फंक्शन W नॉट ऑफ द मेटल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे E इज इक्वल टू एच, एनर्जी इट इज यूज्ड इन 2 पार्ट्स, तो ये कहेंगे लिबरेटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन, लिबरेटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन। फिर बी है द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द फोटोन इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी इसको लिखेंगे किक, इसको लिखेंगे मोशन। ठीक है, किक और मोशन लिख लो, याद रखने के लिए आसानी है कि वो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो 2 पार्ट्स में यूज़ होगी। एनर्जी 2 पार्ट्स में यूज़ होगी, एक तो किक करने में, किक करने का मतलब क्या है कि वो उसको स्टार्ट कर रहा है, स्कूटर को स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में एनर्जी, और जो बचा कुचा पोर्शन है वो बचा कुचा पोर्शन क्या है कि वो उसको मोशन देने में काम आएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा। समझ गए? ठीक है, अच्छा अब वही चीज़ जो है ना, किक का मतलब ये है किसी भी चीज़ को किक देना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना। तो लिबरेटिंग फोटो इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बोला कि जो एनर्जी है, जो फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा है, सनलाइट जो आ रही है ना, सनलाइट छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी है, उनको कहते हैं फोटॉन्स। तो फोटॉन्स जब स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस पर तो उनकी कुछ पर्टिकुलर एनर्जी होगी, उसी है वो जो एनर्जी है वो एनर्जी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक उतनी एनर्जी जो एक फोटो इलेक्ट्रॉन को तोड़कर बाहर निकाल दे, उस एनर्जी को ही हम वर्क फंक्शन बोल देते हैं। और उसी एनर्जी का दूसरा पार्ट क्या है कि इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी। अब आपने तोड़कर बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, हाँ भैया क्या करूँ, मेरे को तोड़ के बाहर निकाल दिया, हाँ अब तेरे को मैं धक्का देकर चलाऊंगा, तो फिर वो क्या करता है, फिर वो उसको पुश करके चलाता भी है, मतलब उसको काइनेटिक एनर्जी भी प्रोवाइड वही करता है। कौन? फोटोन। तो फोटोन की एनर्जी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो उसको तोड़कर बाहर निकालना, और एक जब उसको तोड़कर बाहर निकाल लिया तो उसको एनर्जी प्रोवाइड करके आगे मोशन में लाना। तो आप ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का फिर ये मामूली सा डायग्राम है, डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा पेपर जो है आपका इंप्रेसिव बन जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा ऐसा है कि इसमें हमको थोड़ा सा अपना जो आंसर शीट है, उस आंसर शीट को थोड़ा सा ऐसा बनाकर दिखाना है कि टीचर को लगे हाँ कोई पढ़ कर आया है, बस वो है। देखिए तो ये हमारा मेटल हो गया, मैं पेज नंबर 9 पर हूँ, तो ये मेटल हो गया, और यहाँ पर इसके अंदर एक डॉट बना दिया, तो इस डॉट को क्या बोलेंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये बाउंड इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसके बाद आप ऐसे करेंगे जैसे रेसिस्टेंस बनाते थे ना, ऐसे करके ये करा देना, तो ये कहलाएगा इंसिडेंट फोटोन। इसकी एनर्जी होती है h न्यू, इंसिडेंट फोटोन ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ से निकला फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन, और फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी उसके हाफ एम स्क्वायर। ठीक है, शुरुआत से देखिएगा, आइंस्टीन ने ये समझाया कि जो भी लाइट उस पर स्ट्राइक करती है, वो लाइट जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, वो उस पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, वो दोनों टकराते हैं आपस में, तो वो फोटोन ही इलेक्ट्रॉन को तोड़कर बाहर निकालता है। कहाँ से? फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ फोटो सेंसिटिव मेटल। ठीक है, दूसरा कि कितनी एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी जो उसको चाहिए बाहर निकालने के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, दैट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद E इज इक्वल टू एच न्यू, ये इससे मेरे को समझ में आता है कि अच्छा हाँ एनर्जी की बात चल रही है। तो फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज यूज्ड अप इन लिबरेटिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, और जो सेकंड पार्ट है दैट इज यूज्ड अप इन प्रोवाइडिंग काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, जो बाहर निकाला हुआ फोटो इलेक्ट्रॉन है उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराने में। तो ये 3 एक्सप्लेनेशंस थी आइंस्टीन की। उसके बाद चौथे पर आइए,
चौथा देखिएगा, इसमें क्या है, वेरी फ्यू लेस देन 1% photons whose energies are greater than W naught are capable of ejecting the whose energies are greater than W naught are capable of ejecting the photoelectrons. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई हमको फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, एच न्यू चाहिए। तो अब क्या होता है कि ये समझाया गया कि बहुत सारे होते हैं ऐसे तो फोटॉन्स जिनकी एनर्जी होती है इतनी ज़्यादा कि एच न्यू से ज़्यादा है उनकी एनर्जी, लेकिन उनमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत कम ऐसे फोटॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा पाते हैं। ऐसा क्या, वो देखिएगा। बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, तो अगला देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी इन अ सिस्टम रिमेन्स ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कांस्टेंट, मतलब कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो पढ़ा ही है ना काफ़ी बार। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, energy of incident photon is equal to maximum kinetic energy of photoelectron plus work function. Maximum kinetic energy of photoelectron plus work function. तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, तो जो फोटोन इंसिडेंट करता है उसकी एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन की जगह हम लिख देंगे एच न्यू। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या बोलेंगे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, और प्लस वर्क फंक्शन क्या है, डब्ल्यू नॉट। तो एच न्यू इज इक्वल टू के मैक्स प्लस डब्ल्यू नॉट। तो यहाँ से के मैक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, ये के मैक्स की वैल्यू हो गई। अब देखिएगा, इफ द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, अगर जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है, इंसिडेंट फोटोन यानी कि मैं फिर एच न्यू पर आ जाता हूँ कि इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी थी वो एच न्यू थी, फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है। तो if the incident photon is of threshold frequency nu naught, then its energy is just sufficient to free the electron from the metal surface and does not give it any kinetic energy. तो तब वो उसको कुछ भी काइनेटिक एनर्जी नहीं दे पाएगा। तो न्यू नॉट क्या होती है, वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन चालू हो जाता है। तो अगर हम इंसिडेंट फोटोन को ये कहें कि भाई उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट वाली फ्रीक्वेंसी वो यूज़ कर रहा है, तो उसकी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उतनी होगी कि वो फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाए, काइनेटिक एनर्जी तो दे ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि जो न्यू नॉट है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या करती है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करवाती है, बस इजेक्ट करवाती है, बस इतना। लेकिन उनको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए तो और फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी ना, नहीं समझे? नहीं। अब ये कहेंगे कि ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी एनर्जी क्या है, एच न्यू, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। अब जो ये न्यू है ना, इस न्यू का न्यू नॉट से बड़ा होना ज़रूरी है, न्यू नॉट से बड़ा होना ज़रूरी है। मान लीजिए कि न्यू नॉट हमारा 2 हर्ट्ज़ है, तो भाई 2 हर्ट्ज़ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये 5 हर्ट्ज़ होगा ना, अगर ये 5 हर्ट्ज़ हो गया तो 5 हर्ट्ज़ 2 हर्ट्ज़ से बड़ा हो गया, तो फिर इसको फ्रीक्वेंसी को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि भाई 2 हर्ट्ज़ जो है ये क्या करेगी, ये तो लिबरेट कराएगी फोटो इलेक्ट्रॉन को, इजेक्ट करवाएगी, और बाकी का जो बचा हुआ 3 हर्ट्ज़ है वो उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। समझ गए? ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि अगर एनर्जी उसकी सिर्फ एच न्यू नॉट के बराबर है, यानी कि सिर्फ उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी की बात करी जा रही है, तो भाई वो उसको काइनेटिक एनर्जी तो प्रोवाइड ही नहीं करा पाएगा ना। उसने क्या करा कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराकर बाहर निकाल लिया, वो बेचारा बाहर खड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको एनर्जी किसी ने दी नहीं। ठीक है, अच्छा। तो इन्होंने ये बोला, इफ द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ठीक है, then its energy is just sufficient to free the electron from the metal surface and does not give it any kinetic energy. उसको कोई kinetic energy नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा in that case
के मैक्स आपका 0 हो गया, और जब के मैक्स 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। तो एच न्यू किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू नॉट के इक्वल। और एच न्यू क्यों बोलूँ फिर मैं इसको, एच न्यू नॉट बोलूँगा ना, इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट। तो आप ये देखिए इस वजह से एच न्यू नॉट डब्ल्यू नॉट के बराबर हो गया, समझ गए ना एच न्यू नॉट क्यों बोला, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इंसिडेंट फोटोन जो है अब उसकी एनर्जी एच न्यू नॉट के ही बराबर है, एच न्यू नॉट तो वो डब्ल्यू नॉट के बराबर हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, वो सिर्फ उसको इजेक्ट करवा रहा है, उसको मूव नहीं करवा पा रहा। क्लियर है? अब देखिएगा हैंस के मैक्स इज इक्वल टू, जो के मैक्स है, अब मैं के मैक्स का मेरे को ये समझ में आ गया, ये जो डब्ल्यू नॉट है ये एच डी नॉट के इक्वल होता है, यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। तो के मैक्स क्या होगा, के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट था ना ये के मैक्स की एक वैल्यू तो ये हो गई वेलोसिटी की टर्म्स में, और एक हमने ये देखी एच न्यू माइनस न्यू नॉट, तो यहाँ पर लिख दीजिए एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट की जगह लिख दो एच न्यू नॉट, यहाँ से एच ले लिया कॉमन, न्यू माइनस न्यू नॉट। Equation 1 and 2 are called equation 1 and 2 are called Einstein's photoelectric equations। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 1, और ये वाली जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, इसको बोलते हैं आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो वही ये आइंस्टीन ने चार जो है, चार मतलब अपनी थ्योरी में इसने ये 4 पॉइंट समझाए, ठीक है। अब उसके बाद जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है यहाँ पर ये रुके नहीं, अब इन्होंने कहा वो जो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन थे ना, तो पहला लॉ क्या कहता था कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सैचुरेशन करंट जो है वो भी इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा लॉ क्या था कि मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है जो हमको चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लिए वो क्या होती है, न्यू नॉट होती है। तीसरा क्या था कि न्यू से ऊपर अगर मतलब अगर न्यू नॉट से ऊपर अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो जो इंटेंसिटी है वो भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये 3 लॉज ये थे, और चौथा लॉ क्या था, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है वो एमिशन का इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो ये जो 4 लॉज थे, अब आइंस्टीन ने कहा कि अब इन चारों लॉज को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अगला जो टॉपिक है आपका आइंस्टीन्स, पेज नंबर 10 पर, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज फॉलोज। तो भाई इसमें कभी पहला लॉ पूछ लिया जाता है कि आप बताइए आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, चारों करने हैं, ठीक है। कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। हाँ, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर बस आएगा, इतने का ही, लेकिन फिर भी आपको एक्सप्लेनेशन इसका करना है। 1 मिनट दीजिए अभी यार। इस चैप्टर को मतलब बैठ करना 2-3 घंटे में निपटा डालना। अभी 10वें पेज पर हम पहुंच गए, टोटल 16 ही पेज है बस इसमें, और कुछ है नहीं, छोटा सा चैप्टर है। ऐसे ही अगला भी चैप्टर है ये, इसमें जो है ना ये इतने से जो कागज है इसमें 3 चैप्टर निपटे हुए हैं, कुछ नहीं है, बहुत आसान वाला पोर्शन बच रहा है हमारा।
चलिए जी, अब सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले जो था वो इंटेंसिटी की बात करी गई थी कि अगर फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखा जाए, मटेरियल को अनचेंज रखा जाए, तो इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इनफैक्ट सैचुरेशन करंट भी, दोनों के दोनों बढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कम कर दिया जाए तो दोनों घटते हैं। तो देखिएगा कैसे समझाया गया है ये, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इसमें है द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी मीन्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर यूनिट टाइम। ये समझ में आ गया? ठीक है भाई, लाइट को आप और ब्राइट और ब्राइट और ब्राइट करते जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पार्टिकल्स और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं उसके अंदर, वो पार्टिकल्स ही तो फोटॉन्स हैं। तो उसने बोला कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर जो फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं वो ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे। इसी लाइन से समझ में आ गया होगा आगे। एक फोटॉन क्या करता है, एक फोटॉन कितने के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। अगर तभी आपने कहा कि नहीं भाई 10 फोटॉन्स डालूंगा मैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को ले आएगा। ठीक है, आपने कहा नहीं बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो 20 फोटॉन्स, तो 20 फोटॉन्स बढ़ा दिए तो वो 20 इलेक्ट्रॉन्स को ले आएगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे करंट उतना ही तो बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ी तो करंट बढ़ा। देखिए, as each photon ejects only one electron, so the number of ejected photoelectrons increases with the increase in intensity of incident radiation। खत्म, बस इतना एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंसिटी वाला। उसके बाद जरा बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता ही नहीं है, यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या मतलब है इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का, आइंस्टीन ने समझाया। देखिए, उन्होंने बोला इफ़ न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, इफ़ न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, तो न्यू क्या है, न्यू एक जनरल टर्म हो गई फ्रीक्वेंसी के लिए। तो सेकंड लॉ को कैसे समझाया कि इफ़ न्यू इज़ लेस देन न्यू नॉट, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कम है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, the kinetic energy of photoelectrons becomes negative। बताइए, the kinetic energy कैसे, आप ये देखिएगा कि इन्होंने कहा इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट। ठीक, तो भाई हम ये जो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इस पर आ जाते हैं। अगर न्यू नॉट से छोटा है तो ई क्या हो जाएगा, एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो एक छोटी टर्म में से जब बड़ी टर्म को सब्ट्रैक्ट करा जाता है तो रिजल्ट इज नेगेटिव। ठीक है, दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग। एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या, हम ये कहेंगे नहीं, क्यों नहीं हो सकती। हम ये कहेंगे एनर्जी तो नेगेटिव होती ही नहीं है, या तो होती है या फिर जीरो होती है, नेगेटिव नहीं होती। लेकिन नहीं, हमें तो तसल्ली नहीं होगी जब तक मैथमेटिकली इसको प्रूव नहीं करेंगे। तो भाई एनर्जी जो है, एनर्जी हम मोशन वाली एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो भाई वर्च्यू ऑफ मोशन वो कहलाती है काइनेटिक एनर्जी। तो भाई हाफ एम वी स्क्वायर नेगेटिव, ना तो मास नेगेटिव हो सकता, मास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी ऑब्जेक्ट, 1/2 तो वैसे ही पॉजिटिव है, और कभी भी वेलोसिटी का स्क्वायर या किसी भी टर्म का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से हमने कहा कि एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव, दिस हैज़ नो फिजिकल मीनिंग, सो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डज नॉट अकर बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बढ़िया एक्सप्लेन करा है दूसरा वाला भी इन्होंने, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। तो पहले वाले में क्या था, इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को लेकर आता है। इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज़्यादा आएंगे, और जब ज़्यादा आएंगे तो फिर करंट ज़्यादा फ्लो होगा। दूसरा लॉ कि अगर न्यू नॉट से छोटा है तो न्यू माइनस न्यू नॉट का जो डिफरेंस है इट विल बिकम नेगेटिव, और इससे क्या होगा, एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। दिस हैज नो फिजिकल मीनिंग। तो इसलिए न्यू नॉट से कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता ही नहीं है। थर्ड देखिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब थर्ड वाला जो है उसमें उन्होंने काइनेटिक एनर्जी वाली बात करी। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा, थर्ड वाला जो लॉ था उसमें हमने ये भी देखा था कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, सॉरी फ्रीक्वेंसी के, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो हमारी एनर्जी है वो भी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये हमने देखा था। चलिए जी, और वो कब, जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। तो चलिए जी, इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट देन के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, थर्ड लॉ। तो के मैक्स क्या हो गया, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू।
ये न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. दैट इज above the threshold frequency, the maximum kinetic energy of the electrons increases linearly with their frequency nu of incident radiation. Moreover, the increase in intensity increases only the number of incident photons and not their energy. Hence, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is independent of the intensity of incident radiation. शायद आया नहीं होगा समझ में, नहीं है. है ना? बता. ये है K max is equal to half mv max square. ये न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? हमने ये कहा कि जब हम K max की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी तो है आपकी h न्यू माइनस न्यू नॉट. ठीक है, तो अब आप ये कहिएगा कि ये जो K max है इज इक्वल टू E इंटू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट. अब ये जो न्यू है, ये न्यू नॉट जो है, न्यू नॉट तो फिक्स वैल्यू है ना, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक, ये जो न्यू है मैं इसको बढ़ाता जाऊँ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ, तो जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा वो डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा. अगर मान लीजिए न्यू नॉट की वैल्यू जैसे यहाँ 2 हर्ट्ज बताई थी, तो अगर 2 हर्ट्ज है न्यू नॉट की वैल्यू, तो ये जो न्यू है इसको मान लो 5 कर दिया, तो 5 माइनस 2 क्या हो गया 3, तो 3h हो गया. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई 3h. मैंने कहा नहीं और बढ़ा दो, 10 कर दो, तो 10 माइनस 2 8h. अच्छा, बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी. फिर हमने कहा नहीं 15 कर दो, तो 15 माइनस 2 13h, तो और बढ़ गई. तो काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है इस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से. ठीक है, तो यही हमारा लॉ था कि काइनेटिक एनर्जी जो है, जो थर्ड लॉ था वो यही था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सर यहाँ पे जो हमने कहा नंबर ऑफ इंटेंसिटी पेज नंबर 11 पर हो ना तो. हाँ. ठीक है, अब आगे की कहानी ये है कि वो लॉ ये भी कहता है कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा. ठीक है, तो लेकिन इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो अब इंटेंसिटी से क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, वो भी बता दिया फिर उन्होंने. तो सुनिए, उन्होंने बोला मोरोवर द इंक्रीज इन इंटेंसिटी इंक्रीजेज ओनली द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स. जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स उस पर स्ट्राइक जो करेंगे वो बढ़ेंगे. ठीक है, एंड डज नॉट देयर एनर्जी. तो उनकी एनर्जी तो उतनी ही रहेगी ना, क्योंकि एक फोटॉन जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. ये नहीं है कि वहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए और 50 आ गए फोटॉन्स, तो भाई हम जो है अब वो जब 50 आ गए और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर 10 हैं, वो तो 40 से वो अनयूज्ड रहेंगे, क्योंकि एक ही एक से करेगा. 50 आ गए तो ये नहीं है कि उन इलेक्ट्रॉन्स में ज़्यादा जान आ जाएगी, नहीं. एक फोटोन जो है वही एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो बाकी के 40 अनयूज्ड रह जाएंगे. तो इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाते जाओ, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, लेकिन उनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी, एनर्जी तो उतनी रहेगी. समझ गए? तो अब ये कहा गया हेंस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. तो वो आपका इंटेंसिटी पर फर्क, मतलब इंटेंसिटी से कोई लेना देना ही नहीं है उसका. ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइम लैग बता दूं फटाफट से. ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा फिर ये. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज द रिजल्ट ऑफ एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन अ फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन. इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या है कि दबता नहीं है, कुछ भी दबता नहीं है. मतलब समझ लीजिए कि इलास्टिक कोलिजन, हाँ मतलब जितना उसने उसको एनर्जी दी, जैसे स्नूकर बॉल होती है, तो स्नूकर बॉल का एग्जांपल लिया जाता है इलास्टिक कोलिजन में, कि जितना उसने उसको स्ट्राइक करा एग्जैक्टली उतनी एनर्जी उसको मिल जाती है. Thus, the absorption of energy from a photon by a free electron inside the metal is a single event which involves transfer of energy in one lump instead of the continuous absorption of energy as in the wave theory of light. तो क्या होता है कि एक बार जब स्ट्राइक करा ना, तो उसमें ही ये हो जाता है कि एक बार स्ट्राइक करते ही जितनी उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी थी कर ली. उसके बाद ऐसा नहीं है कि अगला फोटोन आएगा तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएगा, अगला आएगा तो फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएगा, क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है. एक के पीछे एक फोटॉन्स लगे हुए हैं. तो जैसे ही फोटॉन्स एक के पीछे एक आ रहे हैं, तो जो पहला वाला है बस उसने जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी थी करवा ली. उसके बाद फिर कोई टाइम लैग नहीं है, फिर तो एक के पीछे एक चालू हो जाएगा. समझ गए? जैसे हमने टंकी चालू करी तो शुरुआत में वो जो पानी निकला उसको बाल्टी तक गिरने में जो टाइम लगा तो लगा, उसके बाद तो पीछे के पार्टिकल्स पानी के लगातार आ रहे हैं, फिर तो बाल्टी भरनी शुरू हो जाएगी. होता है ना ऐसा, वो चीज़ है. हैंस देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड द एमिशन ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसके बाद भाई पार्टिकल नेचर हमारा बच रहा है. फोटोन को और डिटेल में करना है, आपके आगे के 5 पेजेस और बच रहे हैं, अगली क्लास में कराता हूँ.
और एक दो दिन थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ बस, उसके बाद मैं आपकी जो नाइट में जो क्लास ले रहा हूँ मैं वो भी स्टार्ट कर दूँगा। जो मैं 9 बजे आपकी एक लेता हूँ ना एक्स्ट्रा क्लास, तो वो वाली भी मैं स्टार्ट कर दूँगा। मोस्ट प्रोबेबली शायद कल मैं क्लास लूँगा, मैं बता दूँगा आपको। वो आप दोनों को बता देता हूँ, वो ऑनलाइन रहती है, वो ऑनलाइन रहती है। कुछ बच्चे हैं जो सोसाइटी के, एक दो बच्चे आ जाते हैं, ठीक है। तो 40 मिनट की होगी लेकिन वो क्लास, तो उससे क्या थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है हमारा जो सिलेबस है ना, थोड़ा सा स्पीड अप हो जाता है। वो देख लेना, ऑनलाइन हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, ओके।